नमस्कार, जय हिंद। एक उद्योगपति जिनकी कंपनियों का कुल वार्षिक एनुअल कारोबार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, एक साइंटिस्ट और एक आईपीएस अधिकारी जो अभी हाल ही में रिटायर हुआ है, और एक महिला वकील। क्या आपको पता है इन सब में क्या समानता हो सकती है? जाहिर है कि ये सभी बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार हैं, वरना ये अपने अपने क्षेत्रों में इतनी ऊंची जगहों पर नहीं होते। उदाहरण के लिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पंजाब विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार भी मिला है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। लेकिन जो समस्या है वो कहां पर है, हम लोग उसकी बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। आज के इंटरनेट के युग में सभी का डिजिटल रूप से कहीं ना कहीं अस्तित्व तो है ही। इनके पास एक बैंक बैलेंस है और इस वजह से खतरे भी जुड़े हुए हैं। जो पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े जो केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने काले धन का पीछा करना शुरू किया है, उसकी खौफ की परछाई भी इन पर पड़ चुकी है। ये बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं इनके पास कहीं धोखे से कोई ब्लैक मनी तो नहीं। अब ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हुए भी एक अजीब से झांसे में फंस गए, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। और इन घटनाओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने को एक सलाह जारी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने समझाया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। 14C केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है जो देश में साइबर अपराधों पर कंट्रोल रखने के लिए बनाई गई है। तो साइबर क्राइम देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस पर भारत सरकार की भी नजर है। तो 14C में कहा गया कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईटी और राज्य पुलिस, कस्टम या जज लोग वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। डरिए मत, सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर इसकी शिकायत करें। तो भाई साहब, अगर कोई वीडियो कॉल करके कहे कि तुम्हारा डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और कहिए कि पंडित जी आपकी पूजा की थाली ऑनलाइन में ही गिर गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि साइबर अरेस्ट क्या है। साइबर अरेस्ट एक साइबर क्राइम की तकनीक है जो पिछले 1.5 साल से तेजी से बढ़ रही है। और जो ठग लोग हैं वो खुद को किसी स्टेट पुलिस, विशेषकर क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स या फिर एनसीबी या आरबीआई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को एक अनोखे डर में डाल देते हैं। और ये ठग पीड़ितों पर आरोप लगाते हैं कि वे जानबूझकर या अनजाने में क्या कर रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, या फिर वो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल हैं, या फिर उनका कोई करीबी रिश्तेदार इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा अपराधों के लिए गिरफ्तार हो गया है। तो यह ठगी आमतौर पर एक वीडियो कॉल से शुरू होती है, जिसमें ये ठग बड़ी ही चालाकी से पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी बड़ी जांच एजेंसी के असली अधिकारी से बात कर रहे हैं। डर का माहौल बनाकर उन्हें मानसिक रूप से काबू में कर लिया जाता है। और जब तक पीड़ित का जो दिमाग है नरम हो जाता है, ठग उनसे कहता है कि वे अपने घर में ही रहें और उन्हें एक खास कमरे में डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो कृपया अपने कमरे से बाहर ना निकलें और जैसे हम निर्देश दे रहे हैं वो वैसा करते रहें, और अपने मोबाइल को 24/7 अपने मोबाइल के कैमरे और माइक्रोफोन को चालू रखें। कभी कभी ये ठग पैसों की मांग करते हैं कि भैया आप इतना पैसा दे दीजिए ताकि हम आपको जमानत दिला सकें। इसके अलावा ये ठग एक और तरीका अपनाते हैं, जिसमें वो पीड़ित से कहते हैं कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसकी जमा पूंजी कहीं किसी अपराध का हिस्सा तो नहीं है। इसके लिए वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि वो अपनी सारी जो कैपिटल है उसको एक विशेष समय के लिए एक विशेष डिजिटल खाते में ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वो उसका वेरिफिकेशन कर सके। और यह विशेष खाता असल में एक नकली बैंक अकाउंट होता है, जिसमें पैसा जमा होते ही कुछ ही सेकंड में गायब कर दिया जाता है। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहिए। ये आपके पैसों के पीछे हैं और किसी भी तरीके से बस वो सिर्फ पैसों पर फोकस कर रहे हैं। तो यह देखकर दिमाग घूम जाता है कि कैसे इतने समझदार लोग भी इस फंड वेरिफिकेशन के नाम पर चकमा खा जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई ठगों के हवाले कर देते हैं। लेकिन भाई साहब, ऐसे सातिर दिमाग से ये ठग बड़े बड़े होशियार और अमीर लोगों को भी अपनी मक्कारी से फंसा लेते हैं। बहुत सारी हाल की घटनाएं हैं, चलिए उनमें से हम कुछ घटनाओं की आज बात भी कर लेते हैं। वर्धमान ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसपी ओसवाल। उनको हाल ही में 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार किया गया
और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के जांच के घेरे में हैं और ठगों ने नकली दस्तावेज बनाकर यह दावा करते हुए कि सीबीआई उनके पीछे पड़ी है, यहाँ तक कि एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट बेंच का भी आयोजन कर दिया। और इस नकली बेंच की जो अध्यक्षता है ना, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। अब अदालत का फैसला सुनकर ओसवाल ने वाकई पैसे जमा कर दिए। उनको पता लगा कि अरे ये तो DY चंद्रचूड़ ही हैं। तो इससे पता चलता है कि साइबर ठग कितनी सूझबूझ और होशियारी से काम करते हैं। उन्होंने तो DY चंद्रचूड़ की डिजिटल इमेज लगा दी। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश की जो फाइनेंस कैपिटल है इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे RR-CAT कहते हैं, कि एक साइंटिस्ट ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे 71.33 लाख रुपए की पूरी जमा पूंजी गंवा दी। उन्हें और उनकी पत्नी को उनके घर में ही 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और बीच बीच में थोड़े ब्रेक भी दिए गए। अब यहां पर क्या किया ठगों ने, समझिएगा, एक बिल्कुल नया तरीका। ठगों ने शुरुआत में खुद को टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी बताकर, मतलब ट्राई के अधिकारी बताकर उन्हें कॉल की। फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ED, CBI और RBI जैसी एजेंसियों का भी नकली रूप धारण किया ताकि डर का माहौल और बड़ा हो जाए। और उन्होंने वैज्ञानिक को यह समझा लिया कि RBI को यह जांचना है कि उनके बैंक खाते में जो पैसा है वह मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा तो नहीं है। जैसे ही साइंटिस्ट ने सारे पैसे दिए तो ठगों ने कई बैंक खातों के जाल में इसे घुमा फिराकर गायब कर दिया। तो कुल मिलाकर सेकंड केस में भी आप देखिए क्या करना है, वो सिर्फ आपके पैसों के पीछे पड़े हुए। एक और दिल दहला देने वाली घटना में बेंगलुरु की एक महिला वकील को ड्रग तस्करी के मामले में फंसाकर और एक नकली नार्कोटिक टेस्ट के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया और उन्हें 2 दिनों तक वीडियो निगरानी और डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। इस दौरान ठगों ने उनसे शारीरिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके अलावा ठगों ने उनके न्यूड वीडियो का इस्तेमाल कर 10 लाख रुपए उनसे और निकाल लिए। अब सोचने वाली बात क्या है कि ये लोग ऐसे सातिर तरीके से चालें चल रहे हैं कि समझदार लोग भी एकदम फंस जाते हैं और इन्हें कभी मनी लॉन्ड्रिंग के डर में डालते हैं तो कभी ड्रग टेस्ट के दायरे में। एक और कहानी आपको सुनाता हूं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंधित है और एक मशहूर लेखक और कवि को जुलाई में लगभग 6 घंटे के लिए उनके कमरे में डिजिटल अरेस्ट में डाला गया। ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताया और दावा किया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे हैं। अब अजीब बात तो यह है कि ये ठग घंटों बैठकर उस कवि से शायरी सुनते रहे जिसमें मिर्जा गालिब और फैज के शेर शामिल थे। लेकिन कवि की बहू थी जो वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उनको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह कमरे में घुस गई और एक झटके में ही गाल को काट दिया, जिससे कवि साहब आर्थिक नुकसान से बच गए। इसके बाद परिवार ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई और एक FIR दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं जो कवि साहब की बहू थी उन्होंने जो समझदारी दिखाई वो समझदारी आप में से हर एक को आनी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रमुख मामले हैं जहां पर जो ED एजेंसियों के पास रिपोर्ट किए गए, लेकिन कई बड़े बड़े पदों पर बैठे IAS ऑफिसर या IPS अधिकारी, चाहे वो सर्विस में हो या फिर रिटायर्ड हो, ऐसे ही जो शायद साइबर अरेस्ट में फंस तो गए पर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाने से बच गए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक पूर्व IPS अधिकारी है जो अपने गृह राज्य में सबसे ऊपर के पदों पर सेवा दे चुके हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं अपने राज्य में वो चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे। उनसे लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट में डालते हुए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का आरोप लगा दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जब वे ठगों के बताए हुए मास्टर खाते में पैसा ट्रांसफर कर ही रहे थे तभी एक पुराने उनके फ्रेंड का कॉल आया और ठगी रुक गई। और तो और जिस मास्टर अकाउंट में वे पैसे डाल रहे थे वह पुलिस की निगरानी में पहले से ही था और साइबर क्राइम सेल ने जैसे ही रिटायर्ड अधिकारी के बैंक खाते से उस जो संदिग्ध खाता था उसमें फंड ट्रांसफर होते देखा तो उन्होंने अपने बॉस को जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत अधिकारी को सूचित कर दिया और शायद दोनों की आपसी सहमति से ही मामला यहीं रफा दफा कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोग खुद पुलिस के पास नहीं जाते हैं। तो भाई साहब ये जो ठग तो है ना, जो पहले कवि वाले थे वो तो शायरी के दीवाने निकले और साथ की किस्मत अच्छी थी कि कवि की बहू समझदार निकली, नहीं तो ठगों ने तो नया धंधा खोल लिया है, डिजिटल अरेस्ट की कला। अब जो ठगों का तरीका है
और वो किस प्रकार से अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, ठग या तो स्काइप पर या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि दोनों की ही ट्रेसिंग नहीं हो सकती, और अपने संभावित शिकारों पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके साथ ही लंबी जेल की सजा का डर भी बैठाते हैं। और काल के दौरान जो ठग है ना, वो तरह तरह के प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, नकली दस्तावेज जिसमें नोटिस, गिरफ्तारी वारंट्स भी शामिल हैं, आईडी कार्ड और ऐसी जगह हैं जो किसी जांच एजेंसी के ऑफिस जैसी दिखें। वे अपने शिकारों को कैमरा और माइक्रोफोन हमेशा ऑन रखने का आदेश देते हैं और धीरे धीरे डर को बढ़ाते जाते हैं। शिकारों को खास तौर पर यह चेतावनी दी जाती है कि इस मामले में किसी से बात ना करें। जैसे ही शिकार डर के आगे झुक जाता है, ठग उनके हर मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनसे पैसे नकली खातों में भी ट्रांसफर करवाए जाते हैं आरबीआई वेरिफिकेशन के नाम पर, तो कभी उनसे किसी तरह की डील करने को कहा जाता है ताकि शारीरिक गिरफ्तारी से वो बच सके। वो माइक्रोफोन हमेशा ऑन रखने का आदेश देते हैं और धीरे धीरे डर को बढ़ाते जाते हैं। शिकारों को खासतौर पर यह चेतावनी दी जाती है कि वो इस मामले में किसी से बात ना करें, और जैसे ही शिकार डर के आगे झुक जाता है, ठग उनके हर मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार उनसे पैसे नकली खातों में ट्रांसफर करवाए जाते हैं आरबीआई वेरिफिकेशन के नाम पर, तो कभी उनसे किसी तरह की डील करने को कहा जाता है ताकि शारीरिक वो गिरफ्तारी से या फिजिकल अरेस्ट से वो बच सके। तो ये तो बड़ी बड़ी कहानियां थी। अब मैं एक कहानी आपको और सुनाता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक सेवा दे चुके सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और साइबर क्राइम विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के अनुसार, इनका शिकार अक्सर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो होते हैं। ठग उनके पूरे प्रोफाइल को बारीकी से एनालाइज करते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से संभव हो पाता है। इंटरनेट पर कई ऐसे टूल हैं जो बिना किसी शक संदेह के उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन को खंगाल सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट रैकेट का एक और अनोखा पहलू यह है कि यह कुरियर कंपनियों, विशेषकर जैसे फेडेक्स में भी अपनी पैठ बना चुका है और इनके जरिए अमीर ग्राहकों के पैकेज की जानकारी निकालते हैं और उसके बाद ठग खुद को एनसीबी या कस्टम अधिकारी बताकर उन ग्राहकों को टारगेट करते हैं। शिकार को बताया जाता है कि उनका एक पैकेट एयरपोर्ट या पोर्ट पर कस्टम या एनसीबी द्वारा इंटरसेप्ट किया गया और इसमें कोई ड्रग्स पाया गया। बस फिर क्या, तुरंत उनके ऊपर डिजिटल अरेस्ट लगा दिया जाता है। अब सिंह ने यह भी बताया कि जो अब एक एनजीओ में साइबर अपराधों पर काम करने वाले भविष्य के अपराधों के सलाहकार भी हैं सिंह साहब। उन्होंने कहा कि सोचिए कि ठगों का जुगाड़ देखें आप, कोरियर से लेकर नकली सीबीआई ऑफिस बनाने तक, नकली ईडी ऑफिस बनाने तक, यहां तक कि नकली सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी बैठा दी उन्होंने। अब फेडेक्स ने अब इस मामले पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि वह बिना अनुरोध के कभी भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। फेडेक्स बिना किसी ग्राहक की पहल के फोन कॉल, मेल या ईमेल के जरिए किसी भी शिपमेंट या होल्ड पर व्यक्तिगत जानकारी की मांग नहीं करता। ऐसे किसी भी मामले में लोग तुरंत स्थानीय कानून प्रवर्तन अथॉरिटीज या भारत सरकार के साइबर क्राइम विभाग से संपर्क करें। लेकिन केवल वरिष्ठ नागरिक या रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ही ठगों के निशाने पर नहीं है। इंदौर पुलिस के क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त एसीपी क्राइम राजेश डंडोरिया बताते हैं कि हर उम्र के लोग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिटायर्ड लोग हों या फिर जो करेंटली एजुकेटर है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ तक कि व्यापारी है, वो इन सब लोग इन ठगी का शिकार हो चुके हैं। इंदौर में लगभग 1 साल पहले जब ये समस्या शुरू हुई तब ठग खुद को किसी बड़े कुरियर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पेश करते थे और फिर उसके बाद शिकार को फर्जी जांच एजेंसी के अधिकारियों से जोड़ते थे। लेकिन हाल के ट्रेंड में ठग अब खास तौर पर व्हाट्सएप पर ट्राई के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि पीड़ित के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का उपयोग महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो पोस्ट करने, ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में हो रहा है। और फिर शुरू होता है ठगी का मल्टीलेयर फ्रॉड। जैसे ही शिकार डिजिटल अरेस्ट में आ जाता है, फर्जी अधिकारी एक के बाद एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं और कुछ मामलों में तो यह डिजिटल गिरफ्तारी 3 घंटों से लेकर 7 दिनों तक चली है। ऐसे ऐसे केस हैं कि 7 दिनों तक लोगों को टॉर्चर करके रखा गया, बंद करके रखा गया उनके ही घर में,
और आखिरकार पीड़ित से मोटी रकम वसूल कर ली जाती है, जिसे ठग एक मास्टर खाते में जमा करवाकर तुरंत गायब कर देते हैं। अब मजेदार बात यह है कि यह ठगी केवल जो लोग हैं, ठगी केवल मेल नहीं कर रहे, केवल पुरुष ही नहीं कर रहे, महिलाएं भी इस अपराध में भागीदार हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं। ये महिलाएं आत्मविश्वास से भरी होती हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छे से पता है कि वे क्या कर रही हैं। वे छोटे छोटे स्टूडियो, छोटे कॉल सेंटर, यहाँ तक कि फ्लैट्स में काम कर रही होती हैं। यहाँ विभिन्न जांच एजेंसियों के नकली लोगों के साथ ऑफिस बनाए गए हैं और उनका कैमरा एक लोगों से दूसरे लोगों और फर्जी अधिकारी तक घूमता रहता है, ताकि वो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको वो कॉल कर रहे हैं उसको डरा धमका कर उनके सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। तो भाई साहब, इस डिजिटल ठगी में तो पूरा फर्जी ऑस्कर का शो चल रहा है। आप समझ लीजिए, ठगी वो डिजिटल कर रहे हैं, बता अपने आप को असली रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जस्ट लाइक एज मूवी है। अब ठगों की बारीकी से की गई डिजिटल जासूसी और उसका आत्मविश्वास से भरा रवैया शिकार को मानसिक रूप से तोड़ने में पूरी तरह सक्षम होता है। और इस साल इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किए गए कई डिजिटल अरेस्ट मामलों में हमें सबसे पहले पीड़ितों का गहन मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी पूरी जमा पूंजी गंवाने के बाद कई लोग आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर पहली कोशिश लोगों की यही होनी चाहिए कि कमज़ोर दिल वाले पीड़ित खुद को नुकसान ना पहुँचाएं। और हम भी यही चाहते हैं कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है और हर एक पैसा वापस मिलेगा और ठग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसके बाद ही पीड़ित खुलकर सामने आते हैं और जांच में सहयोग देते हैं। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि अधिकांश मामलों में पीड़ित या उनके परिवार ने डिजिटल अरेस्ट से संबंधित चेतावनी वाली खबरें शायद ही पढ़ी या देखी थी। मेरी सभी से यही विनती है कि ऐसी घटनाओं को, खबरों को पढ़ें और केवल सतर्क ना रहें बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें। इसीलिए मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं। अब जो उम्मीद की किरण है वो क्या है? उम्मीद की किरण ये है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड कराई जाए, मीडिया के द्वारा भी प्रोवाइड कराई जाए और एजुकेटर्स के द्वारा भी कराई जाए। क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताऊं। हालांकि डिजिटल अरेस्ट सबसे नए और अनोखे अपराधों में से एक है और इससे निपटने में अभी ईडी को समय लग सकता है, लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसके अच्छे परिणाम भी आने लगे हैं। मई में भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुनेरका में कई घंटों तक एक व्यक्ति के डिजिटल अरेस्ट के मामले को सुलझाने का दावा किया है और इस ठगी में पीड़ित ने करीब 44 लाख रुपए गंवा दिए थे। और इस मामले में पश्चिम बंगाल के उत्तर में जो जगह है 24 परगना जिले से राकेश कुमार शाह और राशिद खान नाम के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो भाई, अगर आप पुलिस को सपोर्ट करेंगे तो आपकी रिकवरी भी हो सकती है, आपके जो पैसे गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं। तो अरे भाई, डिजिटल ठगों की ये मायाजाल बड़े बड़े खलनायकों को भी मात दे रहे हैं, पर अब तो कानून का हाथ भी इनके करीब पहुंचने लगा है। सितंबर की घटना है कि दिल्ली के पटपरगंज के रहने वाले 2 नौजवान राकेश सिंह और सचिन सांगवान, जो पहले ही 2023 के एक साइबर फ्रॉड मामले में तिहाड़ जेल में हिरासत में थे, को बसंत कुंज के एक निवासी को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर करीब 5 लाख रुपए ठगने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया। तो ये दूसरा केस है जहां पर पुलिस को सफलता मिली। और उसी महीने पंजाब पुलिस ने पश्चिम बंगाल और असम के 2 ठगों को वार्डमैन ग्रुप के प्रमुख को ठगने के आरोप में धर दबोचा और उनसे लगभग 5.25 करोड़ रुपए बरामद भी किए। तो बाकी गिरोह के सदस्य भी अब पुलिस की रडार पर हैं और उनका भी सियापा जल्द ही खत्म होने वाला है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ऐसे मामलों को सुलझाने में काफी तरक्की की है और फरवरी 2024 से अब तक रिपोर्ट किए गए लगभग 28 मामलों में 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और इनमें से 65 लाख रुपए से ज्यादा की राशि को मास्टर अकाउंट को फ्रीज करके वापस निकाला गया है, जिसमें जो पीड़ित से जबरदस्ती पैसा जमा कराया गया था। एक मामले में एक महिला आईटी प्रोफेशनल से ठगे गए 12 लाख में से 6 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। इसी तरह का एक मामला झालावाड़ राजस्थान से है, जहां एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है और उसके बारे में पता लगा कि राजस्थान पुलिस को भी उससे 16 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी में मदद की है। तो आप समझ सकते हैं कि अब पुलिस इन चीजों में भी महारत हासिल कर रही है और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीमों ने पहले ही कई बैंक खातों को इस प्रकार से
एक लिस्टेड कर लिया है कि जिनका उपयोग विभिन्न ठगों ने अवैध धन को रखने के लिए किया था। साथ ही उन सिम कार्डों और फोन नंबरों को भी ट्रैक किया गया है जो डिजिटल अरेस्ट में इस्तेमाल हुए थे। ये खाते कई राज्यों में फैले हैं, जिनमें से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे खास तौर पर, और तेलंगाना शामिल है। तो अगर आप पहला कदम उठाएंगे तो सरकारी अधिकारी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी तक सरकार ने लगभग 8 हॉट स्पॉट की पहचान कर ली है जहां से साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट में महारत हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा ये ठग अपराध के पैसों को जमा करने के लिए गरीब बेरोजगार लोगों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें महीने का कुछ किराया मिलता है गरीब लोगों को। और इन हॉट स्पॉट में हरियाणा के नूह, गुरुग्राम, राजस्थान का अलवर, हैदराबाद, लखनऊ और नोएडा शामिल हैं। इसके साथ ही कोलकाता और भुवनेश्वर के आसपास के इलाके भी हैं जो अब हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। मतलब इन एरियो में ऐसे क्रिमिनल्स पहले ट्रेंड होकर आते हैं, फिर वो अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कुछ ठगों के विदेशी संपर्क भी ढूंढ निकाले और जल्द ही विदेशी सैर कर इनका खेल खत्म करने की तैयारी कर रही है। तो भाई साहब, अब पुलिस ने भी ठगों के पीछे जेम्स बॉन्ड 007 वाला स्टाइल अपना लिया है। देखते हैं कि कब ये ठग या कब ये ठगी का खेल हमेशा के लिए बंद होता है। एक और मुद्दा है ठगी का, वो है डीप फेक्स। ये डीप फेक्स का खेल क्या है, आइए मैं आपको बताते हैं। दरअसल साइबर क्राइम स्पेशलिस्टों के अनुसार ठगों की चालाकी यह बताती है कि वे डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ताकि वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने शिकार को यह यकीन दिला सकें वे असली ईडी के अधिकारी हैं, असली सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं। या कुछ डीप फेक सॉफ्टवेयर तो केवल 10 सेकंड से 1 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही उस व्यक्ति की हूबहू नकल कर सकते हैं जिसकी वो नकल करना चाहते हैं। तो यह टेक्नोलॉजी किसी की आवाज, अंदाज, भावनाएं और यहां तक कि उनका एक एक लहजा, ठहराव और उतार चढ़ाव भी नकल कर सकती है। और वर्धमान ग्रुप के अनुभवी सीईओ को यह यकीन कैसे हुआ कि सीजेआई या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है खुद उनके केस को सुन रहे हैं और फैसला दे रहे हैं, तो अब इसका भी तो कोई जवाब देना होना चाहिए ना भाई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में एक कॉलर ने खुद को यूक्रेनी विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा बताकर अमेरिकी विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष थे। उनका नाम है सीनेटर बेंजामिन एल कार्डिन। तो सीनेटर बेंजामिन एल कार्डिन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की। हालांकि इसमें कोई पैसों की ठगी नहीं हुई, पर इसने दिखा दिया कि धोखेबाज डीप फेक्स का इस्तेमाल कर कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी गुमराह कर सकते हैं और नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब हालांकि डिजिटल या वर्चुअल अरेस्ट ये है क्या, थोड़ा समझते हैं कि ये जो डिजिटल या वर्चुअल अरेस्ट है वो कोविड-19 की पहली लेयर के बाद से दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल में यह भारत में अधिक बढ़ गए। और इसका एक कारण शायद डीप फेक्स के बारे में जानकारी की कमी हो सकती है। जब तक पीड़ित के पास एंटी डीप फेक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक धोखाधड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो डीप फेक ही वो वजह है जहां पर वो पीड़ित को असली अधिकारी बनकर डरा रहे हैं। तो अब आलम यह है कि ठग खुद को बड़े बड़े जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं और लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस प्रकार के साइबर क्राइम या डीप फेक टेक्नोलॉजी का कोई प्रयोग अगर आपके ऊपर कर रहा है तो शायद आप उससे बच सकते हैं। और साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। देयर इज नो फिनोमेना अबाउट द डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून अभी हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो सावधान रहेंगे, और सावधान रहेंगे तो आप कभी भी इस जालसाजी का शिकार नहीं होंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।